हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। जी फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको ये पता है कि हम आरबीएसई आधारित जो हमारी राजस्थान की बुक्स हैं, यानी कि कक्षा 9 से 12 तक की जो भी बुक्स है, राजस्थान अध्ययन हो या मूल राजस्थान बोर्ड की बुक्स हो, उन सबको बेस मानते हुए, उन किताबों का निचोड़ निकालते हुए हम लोगों ने आप लोगों के साथ एक श्रृंखला शुरू करी है, जिसके अंतर्गत आज हमारी ये चौथी क्लास है। राजस्थान का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय अगर वैसे देखूं तो मैं आपको एक ही कक्षा में करवा सकती थी, लेकिन हमने इसकी 3 से 4 क्लास ले ली है, जिससे कि आप लोगों का कोई भी सवाल, चाहे वो टॉपिक रिलेटेड हो राजस्थान के भौगोलिक परिचय से, चाहे वो टॉपिक आपका रिलेटेड हो प्राचीन नामों से, या आपका वो टॉपिक प्रतीकों से रिलेटेड हो, तो ये सारी की सारी चीजें हमने राजस्थान के सामान्य परिचय में कवर की है। आज की कक्षा जो हमारी रहेगी वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है, यानी कि राजस्थान के प्रतीक कौन कौन से हैं, किन किन नामों से हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह बने हैं, और उनकी विस्तृत चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने राजस्थान का भौगोलिक परिचय, यानी कि हमारे अजमेर को प्राचीन नाम किस नाम से पुकारा जाता था, मारवाड़ क्षेत्र किसे कहते थे, मेवाड़ क्या था, मेरवाड़ा क्या था, वागड़ बागड़ है ना, कांठल, योद्धे क्षेत्र किसे कहते हैं, कितने जनपद हुआ करते थे, राजस्थान में कौन सा जनपद था, इन सारी विशेष बातों की चर्चा हमने कल की कक्षा में करी। अगर आज से पहले आपने इन 3 कक्षाओं को नहीं लिया है, तो कल की कक्षा जिसके अंतर्गत हमने मैप के थ्रू पूरे के पूरे पॉइंट समझे थे, कल की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी, तो आप लोगों को कल की कक्षा लेनी है। उसके बाद में राजस्थान के प्रतीकों तक आपको पहुंचना है। देखिए, राजस्थान का जो प्रतीक है वो एक बहुत ही सरल टॉपिक है अपने आप में। मैं मानती हूँ राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे जो इजी जो है टॉपिक वो है हमारा राजस्थान के प्रतीक, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, और यहाँ से एक सवाल, चाहे वो खेजड़ी से रिलेटेड हो, चाहे वो ऊंट से रिलेटेड हो, है ना, या फिर वो आपके रोहिड़ा से रिलेटेड हो, या अल्लाह जिलाबाई जो है मांड गायिका उनसे रिलेटेड हो, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। श्योरली आपको एक सवाल यहाँ से देखने को मिलता है। तो हम सारी ही बातों की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं, कुछ ऐसी लाइंस भी है जो आपने किसी भी गाइड में या किसी भी किताब में ना पढ़ी होगी, तो हम राजस्थान की बुक्स की इन किताबों के थ्रू बेसिक से बेसिक जो लाइन लिखी हुई है उन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को इस कक्षा को लेना है, पूरी एनर्जी के साथ आपको इस कक्षा को सुनना है, और आप चाहो तो आराम से बैठकर नोट्स भी आप बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो आपका टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रतीक, यानी कि सिंबल ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये एक सारणी है, ये एक सारणी है जो आपको यहां दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस सारणी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आपको नाम दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये एक ऐसी सारणी है जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ नाम दिखाई दे रहे होंगे कि हमारे राजस्थान राज्य का वृक्ष जो है, राज्य वृक्ष, वो कौन सा है। तो राज्य वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो आपके सामने आता है खेजड़ी। सबको पता है कि राज्य वृक्ष हमारा जो है वो है खेजड़ी। ठीक है, राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी आ गया, बहुत बेसिक बात है। राज्य पक्षी की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा गोडावन। राज्य पुष्प जो है वो है हमारा रोहिड़ा। ठीक है, राज्य पशु की बात करूं जो कि चिंकारा है, यानी कि जंगली जानवर अगर बात करूं, वन्य जीवों के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा चिंकारा। वहीं राज्य पशुधन की बात करूं तो वो है हमारा पालतू ऊंट। यानी जंगली वन्य जीवों में बात करें तो राज्य पशु चिंकारा है, लेकिन राज्य पशुधन की बात करूं यानी कि पालतू पशु की बात करूं तो राज्य पशु है हमारा ऊंट। राज्य नृत्य है घूमर। राज्य लोक वाद्य यंत्र वो है आपके सामने अलगोजा। राज्य खेल है वो है हमारा बास्केटबॉल। ये इतनी बेसिक चीजें हैं
कि अगर आप आपके राजस्थान राज्य में रह रहे हैं, आप राजस्थान के निवासी हैं, तो आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए और आई होप सबको ये बातें अच्छे से पता होगी भी। इनसे रिलेटेड जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन पर हमको विशेष ध्यान देने हैं, उनकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे। ये वाली इंडेक्स आपको सबको पता है कि भाई राजस्थान है, उसका स्थापना दिवस 1 नवंबर है। राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को मनाते हैं, है ना। राजस्थान का शास्त्रीय जो नृत्य है, क्लासिकल डांस है, वो हम कथक को मानते हैं। राज्य का जो लोक गीत है वो है हमारा केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। राज्य जो कवि हैं वो हमारे सूर्यमल मिश्रण हैं। यहां से आपका कोई सवाल नहीं बनता है, हम इसलिए आगे चलते हैं। हम एक एक की चर्चा स्पेशली रूप से करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है आपके सामने हमारा खेजड़ी। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने आपको दिखाई देगा नंबर 1 पे, वो है खेजड़ी। हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो है खेजड़ी। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है वो खेजड़ी है। ये खेजड़ी का वृक्ष है, आराम से आप देख सकते हो। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है जिसे हम खेजड़ी कहते हैं। ये खेजड़ी का पेड़ आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई देता होगा। देखो, हम लोगों का बचपन तो भाई खेजड़ियों के नीचे ही बीता है। हम तो राजस्थान के निवासी हैं, मरुस्थल के रहने वाले हैं, इसलिए हमारा तो बचपन पूरा खेजड़ी की छांव में ही बीता है। ठीक है, यहाँ से हमने खोखे भी खाए हैं, लूंग भी देखे हैं, सांगरी भी देखी है ना। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमसे अछूती है। तो आप जो शहरों के जो बच्चे हैं, हो सकता है उन लोगों ने कभी खेजड़ी का वृक्ष नहीं देखा होगा। सबसे पहले ये बताओ कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी रखना जरूरी क्यों समझा गवर्नमेंट ने? वो इसलिए कि ये एक ऐसा वृक्ष है जो आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल हो जाता है, यानी कि अभाव में भी ये अपने आप को संतुलित रख सकता है। और जो व्यक्ति अभाव में भी खुद को संतुलित रख सकता है, समायोजित हो सकता है, उस चीज को ही हम मान्यता देते हैं। ये हमारे मरुस्थल में, जैसलमेर, बीकानेर के धोरों में भी अपने आप को क्या रखता है, अपने आप को फल से, फूलों से, है ना, एकदम प्रफुल्लित रखता है। इसलिए विषम परिस्थितियों में जो खेजड़ी का वृक्ष है वो खड़ा रहता है। इसलिए इस वृक्ष को हमने राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कर दिया। एक एक पॉइंट की, एक एक वन लाइनर क्वेश्चंस की चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का मरुस्थल भी कहते हैं, यानी कि इस खेजड़ी को हम राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, यानी ये पूजनीय पेड़ है। आप आगे भी देखेंगे कि दशहरे के समय में इस वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान का कल्प वृक्ष इसको हम कहते हैं। ये कल्प वृक्ष आपको याद रखना है। फिर इसका वंडर ट्री भी खेजड़ी को ही कहा जाता है ना। तो कल्प वृक्ष इसका उपनाम है, इसका उपनाम है कल्प वृक्ष, इसको कहते हैं। इसको हम वंडर ट्री भी कह सकते हैं। नंबर 1 पर इसको कल्प वृक्ष कहते हैं, नंबर 2 पर इसको वंडर ट्री कहते हैं। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय नाम में, यानी पंजाब है, हरियाणा क्षेत्र जो है, वहां पर हमारे इस खेजड़ी वृक्ष को झांटी नाम से भी पुकारा जाता है। स्थानीय नाम क्या है खेजड़ी वृक्ष का? झांटी। उसके बाद में साहित्यिक भाषा में जब हम बात करें, साहित्य में जितने भी साहित्यकार हुए हैं वहां उन लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष के लिए शीमलो नामक शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? शीमलो नामक शब्द का प्रयोग भी किया। और पौराणिक नाम अगर देखें तो शमी नामक वृक्ष, जो शमी है वो हम खेजड़ी को कहते हैं। कन्नड़ भाषा में इस वृक्ष को, कन्नड़ के अंतर्गत भी जो है वो ये वृक्ष पाए जाते हैं, तो कन्नड़ जो क्षेत्र है वहां इसको बन्ना बन्नी नाम से पुकारा जाता है। सिंधी भाषा में इसको छोरड़ू नाम से पुकारा जाता है। इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा खेजड़ी वृक्ष है वो सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। ठीक है, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष मैंने इसको कहा, मैंने इसको वंडर ट्री कह दिया। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो प्रोसेपिस सिनेरेरियो इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय भाषा के जो लोग हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां के लोग इनको झांटी नाम से पुकारते हैं। तो झांटी हो गया, शीमलो हो गया, शमी वृक्ष हो गया,
और तमिल भाषा में इसको कहते हैं पे में। तो ये भी इसके उपनाम है, बन्ना बन्नी, छोरुड़ू, पे में, शमी, शिमलो, झांटी, है ना। ये सारे के सारे स्थानीय नाम है। अलग अलग क्षेत्रों में खेजड़ी के वृक्ष को अलग अलग नामों से पुकारा गया। वापस आप एक बार मेरे साथ बोलिएगा। सबसे पहले है खेजड़ी वृक्ष को हम कल्प वृक्ष कहते हैं और प्रोसेपिस सिनेरेरियो इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय भाषा में इसे जानटी भी कहते हैं, पे में कहते हैं, शिमलो कहते हैं और बन्ना बन्नी कहा जाता है, छोरुडू कहा जाता है और शम्मी नामक वृक्ष भी इसी खेजड़ी के वृक्ष को कहा जाता है। ये एक वन लाइनर क्वेश्चंस है, तो वन लाइनर की तरह ही हम इसको लेते हुए चलेंगे। भाई आपको याद रखना है, इसलिए आपको क्या करना है, एक एक चीज को आपको समझते चलना है, लर्न करते हुए चलना है। अब तक जितने भी 3 से 4 क्लासेज हमने ली है, सारे के सारे टॉपिक आपको याद करने वाले हैं। साथ साथ में मैं समझा भी रही हूं और उसके साथ में आपको क्लास में ही याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेजड़ी के सबसे ज्यादा वृक्ष जो है वो हमारे शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में हमारे राजस्थान में जैसे चूरू हो गया, सिक्कर हो गया, झुंझुनू हो गया, है ना, ये जितना भी शेखावटी क्षेत्र है वहां खेजड़ी के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब है कि खेजड़ी का जो वृक्ष हमने देखा उसकी कुछ छोटी छोटी पत्तियां लगती है, छोटी छोटी एकदम। तो उन पत्तियों को हमने लूम या लूंग कहा, है ना। वो जो खेजड़ी की पत्तियां होती है छोटी छोटी, आपने देखी होगी, ग्रीन कलर की होती है और उसके बाद में सूखने के बाद में लिटिल येलो सी लगता है उसके अंदर, उसको हमने लूंग या लूम कहा, जो कि हमारे स्थानीय जो वहां के पशु होते हैं उनके खाने के काम आती है। ठीक है। खेजड़ी के पुष्प को हमने मिंजर कहा, जो कि सिर्फ मार्च और अप्रैल में ही देखने को मिलता है। वैसे खेजड़ी के अंदर बहुत ज्यादा पुष्प नहीं लगते हैं, लेकिन मार्च और अप्रैल महीने के अंतर्गत आपको पुष्प देखने को मिलेंगे, जिनको हमने मिंजर कहा। क्या कहा? मिंजर कहा। पत्तियां हो गई लूम, पुष्प हो गया मिंजर। खेजड़ी का जो हरा फल लगता है, जिसकी बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, उसको हमने सांगरी कहा। आपने सांगरी की, केर सांगरी की सब्जी के बारे में सुना भी होगा। पंचकुट्टा जो सब्जी होती है, उस पंचकुट्टा सब्जी में मुख्य अवयव जो होता है हमारा केर और सांगरी होता है। केर और सांगरी आप मानो तो मरुस्थल की सबसे महंगी, मरुस्थल में आसानी से मिलती है लेकिन होटल्स की सबसे महंगी सब्जी के अंतर्गत आती है। आजकल तो इतनी मात्रा में केर और सांगरी गाँव में भी नहीं हो रहे हैं, गाँव में भी नहीं मिलते हैं, वो भी अब आजकल महंगी हो गई है। लेकिन केर और सांगरी अपने आप में एक फेमस चीज है। पंचकुट्टा सब्जी के अंतर्गत इन दोनों सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। तो खेजड़ी का हरा फल जो है वो सांगरी होता है और सूखा फल जो होता है वो खोखा होता है। यही सांगरी होती है, लंबी सी ऐसे होती है, पतली होती है ना, ग्रीन कलर की होती है ये सांगरी की। जैसे अपने गवार फली होती है ना, वैसे ही ये अपनी सांगरी होती है। लेकिन जब ये सूख जाती है तो इस सूखने के बाद में इस सांगरी बन जाता है खोखा। ये भी हमने तो खूब खाए हैं खोखे, हमने तो बहुत बचपन में देखे हैं। ठीक है, हम जाते थे खेजड़ी के वृक्ष पर चुगने के लिए, जब वो खोखे होते हैं तब नीचे गिर जाते हैं। वो सांगरी होती है, गिल्ली होती है और गुच्छों के रूप में लगती है, लेकिन जब ये सूख कर नीचे गिर जाती है तो उसे हम खोखे कहते हैं। तो खेजड़ी की पत्तियां कहा हमने लूम या लूंग, जो कि पशुओं के खाने के काम आती है। पुष्प जो है मिंजर होता है, मिंजर नाम की जो पुष्प है वो खेजड़ी में देखने को मिलते हैं। हरा फल जो लगता है सांगरी, सूखा फल लगता है खोखा। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष सबसे ज्यादा नागौर जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो आपको सांगरी देखने को मिलेगी वो आपको नागौर जिले के अंतर्गत मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया ये कल्प वृक्ष है, तो खेजड़ी के वृक्ष की जो पूजा की जाती है वो दशहरे के दिन की जाती है। ये सवाल पूछ लिया गया था लास्ट एग्जाम में, वीडियो में आपके सवाल आया था कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा किस त्योहार के उपलक्ष्य में की जाती है। तो विजयदशमी या दशहरा कह दो या जन्माष्टमी के पर्व पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है ये, विजयदशमी या दशहरे के दिन खेजड़ी नामक वृक्ष की, हमारी खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के, आपको दिख रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण संरक्षण आंदोलन चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष जो है वो खेजड़ी कहलाता है। आप सबको पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन जो हुआ था वो भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। मतलब हमारे भारत को आजाद करने के बाद में पहला एक पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। उसका आदर्श वृक्ष जो था वो खेजड़ी था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के अंतर्गत जो कौन सा पेड़ आता है, तो चिपको आंदोलन के अंतर्गत खेजड़ी वृक्ष है वो इसका मुख्य पेड़ था। वहीं विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो खेजड़ली जोधपुर में लगता है। आप सबको पता है कि अमृताबाई जो थी, अमृताबाई देवी जो थी, उन्होंने अपनी पुत्रियों के साथ में बलिदान दिया था अपने पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए। तो विश्व का एकमात्र मेला है वो आपके खेजड़ली नामक जगह जो जोधपुर में पड़ती है वहां लगता है। भादवे की शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी जो है वहां पर्यावरण संरक्षण हेतु 1730 ईस्वी में बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में, यानी अमृता देवी बिश्नोई जी ने भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन एक मेला लगता है। कब लगता है, तो ये पूछा जा सकता है कि भाई खेजड़ली जोधपुर में जो मेला लगता है वो कब लगता है, तिथि पूछी जा सकती है। तो वो तिथि आप लोगों के सामने है, भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को अमृता देवी बिश्नोई का मेला भरता है। उन्होंने क्या किया था, आगे पढ़ते हैं हम कि खेजड़ली दिवस है वो हर साल 12 सितंबर को, प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम खेजड़ली दिवस कब मनाया गया था। अमृताबाई बिश्नोई ने क्या करा था, अपने पुत्रियों के साथ 300 लगभग 63 लोगों के साथ बलिदान दिया था उन पेड़ों को बचाने के लिए। तो उनकी याद के अंतर्गत हम भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को 12 सितंबर 1978 को उनकी याद में हम खेजड़ली दिवस मनाते हैं। मैं देख लेती हूँ कुछ एक दो चीजें और हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अमृताबाई बिश्नोई जो थी, आप सबको पता है कि उन्होंने, अमृता देवी ने उनके पति रामोजी बिश्नोई के साथ में लगभग अपनी 3 पुत्रियां आशु, भागु और रत्नी, इन लोगों के साथ में बलिदान दिया था, है ना। आप सबको ये पता होगा कि अमृता देवी बिश्नोई ने अपने पति रामू जी के साथ में मिलकर, और उनकी 3 पुत्रियां और थी, आशु, रामू और रागू, 3 पुत्रियां थी जिनका नाम था आपके आशु, भागु और रत्नी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ है। देखो, अमृताबाई बिश्नोई जो थी उन्होंने अपनी 3 पुत्रियां थी, आशु, भागु और उनके पति का नाम जो था वो था रामूजी, है ना, रामूजी, पति था रामूजी। आशु, भागु और रत्नी 3 इनकी बेटियां थी। इन सब के साथ में इन्होंने लगभग 363 लोगों के साथ में बलिदान दिया था खेजड़ली नामक स्थान पर। इनकी याद में वहां खेजड़ली का हम मनाते हैं, खेजड़ली बलिदान दिवस हम मनाते हैं, जो कि 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ली जो आंदोलन था वो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में चलाए गए चिपको आंदोलन को प्रेरणा स्रोत रहा। यानी कि खेजड़ली आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चलाए गए चिपको आंदोलन के द्वारा एक प्रेरणा स्रोत रहा। हमने यहाँ देखा था कि चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष तो खेजड़ी है, लेकिन चिपको आंदोलन चलाया किसने था, तो वो चलाया था आपका सुंदरलाल। आपका ये आंदोलन जो था वो चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन जो था उसका मुख्य वृक्ष खेजड़ी था। उस बात की चर्चा हमने
खेजड़ी वृक्ष के अंतर्गत करी है, यानी भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को हमने देखा कि अमृता देवी विश्नोई की हमने स्मृति में खेजड़ली दिवस मनाना शुरू किया। तिथि अगर देखें तो भाद्रपद की शुक्ल दशमी है, तारीख देखें तो 12 सितंबर 1978 है। ठीक है, अमृता देवी की 3 बेटियां और उनके पति के साथ 363 लोगों ने यहाँ बलिदान दिया था। तो ये होती है, आप मानो देशभक्ति, ये होती है। इसे कहते हैं कि पेड़ों को बचाने के लिए किया गया समर्पण, इसलिए हम आज इनको याद रख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 1994 में दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो 1994 में ये पुरस्कार शुरू किया गया। और ये पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था वो गंगाराम विश्नोई को दिया गया था। ये भी आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, जो हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, को खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे खेजड़ली वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हो चुका है, जो कि पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को हम जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं उस दिन इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। 2 बातें हैं कि ऑपरेशन खेजड़ला, जो एक करंट से रिलेटेड सवाल है कि ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई थी और अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 1994 में दिया गया था। वर्ष 2007 में केंद्रीय शुष्क बागबानी संस्थान, जो कि बीकानेर में है, बागबानी संस्थान बीकानेर में जो है, उसके द्वारा कांटे रहित खेजड़ी की किस्म विकसित की गई, जिसे थार शोभा या मरु शोभा भी कहा गया। यानी कि खेजड़ी का एक, आप मान सकते हो, खेजड़ी का उपनाम जो है वो है आपके मरु शोभा। यानी ये एक मरु शोभा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है, मरु शोभा के अंतर्गत कि 2007 में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जो कि हमारे बीकानेर में आता है, वहां हमने कांटे बिना खेजड़ी की एक किस्म विकसित की, जिसे हमने थार शोभा या मरु शोभा के नाम से हमने इसको जाना। इस जो पैराग्राफ है, ये जो 10 पॉइंट है आप लोगों के सामने, ये अपने आप के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर 1978 में हम खेजड़ली दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि खेजड़ली आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चलाए गए चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। फिर हमने देखा अमृता देवी और उनके पति रामोजी विश्नोई ने विरोध किया और 363 लोगों की वहां जान गई थी और ये आंदोलन शुरू हुआ था। याद हो गया। अब मैं आपको पूछती हूँ कि खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर आएगा सीधा सीधा, खेजड़ली दिवस हम 12 सितंबर 1978 को मनाते हैं। तो 1994 और 1991 2 डेट आपके सामने और है। 91 को हमने ऑपरेशन खेजड़ा चलाया और 1994 को हमने अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत करी। हमने देखा 2007 के अंतर्गत जो आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज के अंतर्गत आपको डेवलपमेंट दिखने को मिलेगा। हमने कहा कि बीकानेर के अंतर्गत एक केंद्रीय शुष्क बागबानी संस्थान है, वहां हमने बिना कांटों रहित एक खेजड़ी बनाई, जिसको हमने मरु शोभा या हमने उसको थार शोभा के नाम से जाना। चिपको, अब देखो, चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा करी गई थी, जिसमें मुख्य वृक्ष आपका खेजड़ी था। 2 डेट हमने इस पैराग्राफ में देखी। 99 देखो, सबसे पहले 1978 को हमने खेजड़ली दिवस मना लिया। खेजड़ली दिवस अमृता देवी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, खेजड़ली दिवस के अंतर्गत हम तिथि की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपका जो है वो खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। फिर हमने देखा हमारे पास 2 डेट और है इस खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड। 1991, 1994। 1991 को हमने देखा चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1991 में हमने ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत करी थी। 1994 में हमने अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है, ये पैराग्राफ आप सब लोगों के सामने क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस
खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण बातें थी हम लोगों ने डिस्कस करी। मैं और देख लेती हूँ, अगर कोई चीज आप लोगों की मिस हो रही है तो हम उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों को छूटेगी। 31 अक्टूबर 1983 को, देखो एक डेट आप लोगों के सामने और है, आपको इसको याद कैसे रखना है। 31 अक्टूबर 1983, 3-3 से आपको याद रखना है कि खेजड़ी को लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट को हम कहाँ ऐड करें, यहां ऐड कर लेते हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट नोट लगाकर मैं आपको एक चीज लिखवाऊं कि खेजड़ी के वृक्ष को हमने राज्य वृक्ष घोषित कब किया। भाई हमने कब सोचा ये बात कि इसको हम राज्य वृक्ष घोषित कर देते हैं, तो वो डेट है आपके 31 अक्टूबर 1983, 1983। यहां भी 3 आ रहा है, यहां भी 3 आ रहा है। आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर 1983 को हमने इसको राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये बात हो गई। यहां तक कि बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक सवाल पूछ लिया गया था कि सलेस्ट्रेना और ग्राइकोट्रोमा, यहां एक भाई पेड़ है तो यहाँ एक जीव लगता है, यहाँ एक कवक लगता है। देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना है आपको एक चीज, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको। यहाँ एक कीड़ा लगता है, कीड़ा या एक कवक लगता है इस पेड़ पर। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको मैं इन राजस्थान बोर्ड की किताबों से रिलेटेड चीजें हैं जो हमने यहाँ मेंशन नहीं करी है, इसलिए मैं आपको विजिबल हो रहा है क्या, देखो ये कलर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कलर से हम देखते हैं कि खेजड़ी नामक वृक्ष पर एक कीड़ा और एक कवक लगता है जिसका नाम है सलेस्ट्रेना गाइकोट्रोमा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सलेस्ट्रेना सलेस्ट्रेना गाइकोट्रोमा। ये आपसे देखो, अब एग्जामिनर के सामने आप लोगों को पता है कि भाई उसने जब उसको लगेगा कि मैंने खेजड़ी से संबंधित सारे सवाल पूछ लिए हैं बच्चों से, अब कुछ भी बचा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो यहां से सवाल पिक करेगा कि खेजड़ी का आपने लूम पढ़ लिया, आपने फल पढ़ लिया, सांगरिया पढ़ ली, भाई तो कुछ कीड़े भी तो लगते हैं पेड़ों पर। तो सलेस्ट्रेना गाइकोट्रोमा नामक 2 कीड़े और कवक जो है वो आपकी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ आपको खेजड़ी पर मिलते हैं। ठीक है, फिर राज्य वृक्ष मैंने नोट लगाकर लिखा 31 अक्टूबर 1983, 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया। समझ में आ गई यहां तक की सारी बातें। ठीक है, किस रियासत ने आपके खेजड़ी को अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया, तो हमको पता है कि बीकानेर जो है, बीकानेर जो शासक थे उन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को अपना क्या माना कि खेजड़ी का जो वृक्ष है वो हमारा प्रतीक चिन्ह के रूप में हम इसको अंकित करेंगे। 2 जातियां एक बार पिछली बार पूछ ली गई थी कि ऐसी कौन सी 2 जातियां हैं जो खेजड़ी के वृक्ष को अपना आराध्य वृक्ष मानती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि परमार जो जाति है, परमार वंश की जो जाति है वो खेजड़ी को अपना क्या मानती है, आराध्य वृक्ष मानती है। परमार के साथ साथ में तोमर जाति के जो लोग हैं, तोमर वंश और परमार वंश के जो लोग हैं वो खेजड़ी को अपना आराध्य वृक्ष भी मानते हैं। तोमर और परमार वंश के जो लोग हैं वो खेजड़ी को अपना आराध्य देव मानते हैं। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित हुआ। बाकी सारी बातें हमने पढ़ ही ली। उसके साथ साथ हमने देखा सलेस्ट्रेना और गाइकोट्रोमा 2 कीट और कवक लगते हैं। फिर हमने ये सारी बातें पढ़ ली, ये भी हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली। अब देखो भाई, जितने भी खेजड़ी से रिलेटेड सवाल थे अब तक के एग्जामों में जो भी आए हुए थे, हमने सभी की डिस्कस आराम से हमने एक एक चीज को लेकर कर ली है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा राजस्थान का राज्य पुष्प जो कि आता है रोहिड़ा। नंबर 2 पर है आपके रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य जो
पुष्प है, पुष्प जो है रोहिड़ा है। अब देखो जितने भी पशु हैं उनके आगे यहाँ आपको 1981 देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपके जितने भी पुष्प है, फल है, फूल है ना, उनके आगे आपको लगभग 1983 देखने को मिलेगा। आपने देखा खेजड़ी, तो आपने देखा कि इसको राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया। खेजड़ी को एक वृक्ष है 1983 में। वही खेजड़ी के साथ साथ में रोहिड़ा, वो भी एक पुष्प है। तो राज्य पुष्प रोहिड़े को 31 अक्टूबर 1983 में घोषित किया गया। डेट आपको याद रखनी है। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकुमेला एंडुलेटा। क्या नाम है? टेकुमेला एंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। रेगिस्तान का सागवान इसको कहते हैं, ये इसके उपनाम है, या कोमा है। रेगिस्तान का जो ये इसके उपनाम है ना। रेगिस्तान का सागवान इसको कहते हैं, मारवाड़ टीक इसको कहते हैं, मरुशोभा इसको कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक रोहिड़े का वृक्ष मारवाड़ या जोधपुर में पाया जाता है। आपने देखा खेजड़ी सबसे ज्यादा नागौर में पाई जाती है, वहीं रोहिड़े का वृक्ष सबसे ज्यादा मारवाड़ में, जोधपुर में पाया जाता है। जरविल ये एक रेगिस्तानी चूहा है, वो रोहिड़े के वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। रोहिड़े से रिलेटेड इतनी बातें थी कि रोहिड़ा हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। आपको पता है बेहद सुंदर इसका पेड़ होता है। टेकुमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। 1983 को इसको राज्य पुष्प की मान्यता मिली थी। वहीं एक जेरी नामक, आपने सुना होगा टॉम एंड जेरी। जेरी जो था टॉम एंड जेरी में, वो एक चूहा था। तो उस जेरी के नाम से आपको याद रखना है कि जेरविल नामक एक चूहा है। जैसे वहां हमने देखा एक कीड़ा और कवक जो था वो खेजड़ी को है वो नुकसान पहुंचाता था, वहीं एक जेरविल नामक चूहा है रेगिस्तानी, वो रोहिड़ी के वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है। नागौर में सबसे ज्यादा खेजड़ियां देखने को मिलती है, वहीं रोहिड़ा पुष्प सबसे ज्यादा मारवाड़ के जोधपुर में लगता है। इसे मरुशोभा कहते हैं, यानी मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है। ये मारवाड़ टीक नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का सागवान इसको कहते हैं, है ना। तो ये इसके कुछ उपनाम है जो कि आपको याद होंगे, नहीं याद है तो आपको याद कर लेने हैं। रोहिड़ी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने यहाँ देखा, लेकिन रोहिड़ा जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल था कि रोहिड़े का जो फूल है वो कब खिलता है। ये जो फूल है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि रोहिड़े का जो फूल है वो चैत्र मास के अंतर्गत खिलता है। ये एक बात और कि रोहिड़ा का जो फूल है चैत्र मास यानी कि लगभग आपके मार्च और अप्रैल महीने में खिलता है। ये रोहिड़े से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात है कि रोहिड़ा का जो फूल है वो चैत्र महीने में खिलता है। उसके अलावा हमने देखा इसका रंग जो होता है, ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है रोहिड़ा, इसका जो रंग की मैं बात करूं तो रोहिड़े के फूल का रंग होता है वो हिरमिच रंग होता है। इसका रंग होता है वो हिरमिच रंग रहता है। हिरमिच में कौन कौन से रंग शामिल होते हैं? तो हिरमिच में एक होता है पीला रंग, एक होता है नारंगी, एक होता है लाल। ये मतलब रोहिड़े के पुष्प का रंग कैसा होता है? तो रोहिड़े के पुष्प का रंग जो होता है वो हिरमिच होता है, पीला, केसरिया, लाल और नारंगी। पीला, नारंगी, लाल और एक केसरिया, ये जितने भी लाल से रिलेटेड सब चार कलर है वो चारों के चारों जब मिलते हैं तो आपके हिरमिच बनता है। आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं यहां भी लिख देती हूं। दो बातें आपको और याद रखनी है इससे रिलेटेड। एक तो आपको नाम याद रखना है हिरमिच। हिरमिच जो है वो रोहिड़े का पुष्प का रंग है। रोहिड़े के पुष्प का रंग है हिरमिच। और चैत मास में मार्च और अप्रैल में आपको रोहिड़े का पुष्प खिलता हुआ दिखाई देगा। और रोहिड़े का जो प्रयोग है वो बंदूक की वट या गुद्दा बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल बातें थी रोहिड़े से रिलेटेड आपको सारा। हिरमिच एक नया शब्द था जो कि 6वीं या 8वीं कक्षा की किताब में स्पेशली लिखा हुआ है कि रोहिड़े के पुष्प का रंग कैसा होता है, तो वो हिरमिच रंग होता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे चिंकारे की तरफ।
ये है हमारा चिंकारा। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलिए, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारा चिंकारा। नंबर 3 पर हम पहुंच गए हैं। नंबर 3 वन्य जीव जो है वो हमारे सामने है चिंकारा। नंबर 3 पर जो हमारा जीव है वो है, नंबर 3 पर जो राज्य आपका प्रतीक चिन्ह है वो हम चिंकारा की बात करेंगे। चिंकारा हमारा राज्य पशु है। आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे भोला जीव है। इतना भोला है कि पेड़ों की और आवाज जब आती है, जानवरों की आवाज आती है, गाड़ियों की आवाज आती है, तो ये घबरा जाता है, ये डर जाता है। मतलब बहुत ही अपने आप में शर्मीला और बहुत ही भोला जीव है चिंकारा। तो ये कलर अपन ग्रीन ले लेते हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा आपको कि राज्य पशु जो है वो चिंकारा है, वन्य जीवों की श्रेणी में आता है। नॉन डोमेस्टिक ये जीव है, यानी कि ये, इसको अपन नॉन डोमेस्टिक को अपन ये भी कह सकते हैं कि जंगली जानवर है ये। अगर जंगली की बात करेंगे ना तो आपका चिंकारा आएगा, वहीं अगर अपन पालतू की बात करेंगे तो अपन ऊंट की बात करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि राज्य पशु चिंकारा है, वन्य जीवों की श्रेणी में आता है, नॉन डोमेस्टिक या जंगली इसको हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। राज्य पशु चिंकारा को इसका दर्जा 1981 में दिया गया। जितने भी जानवर से रिलेटेड जब भी चीजें पढ़ेंगे तो आपको यहाँ 81 देखने को मिलेंगे। पुष्प है, वृक्ष है, उनसे रिलेटेड जब भी कोई चीज पढ़ेंगे आपको यहाँ 1983 देखने को मिलेगा। हमने देखा ना कि खेजड़ी और रोहिड़ा हमने पढ़ा, 1983 आपको यहाँ डेट थी कि राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला। इसको जो दर्जा है चिंकारा को, राज्य पशु का दर्जा 1981 को मिला। इसको, ये एक एंटीलोप प्रजाति का जानवर है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। गजेला बने ही इसका वैज्ञानिक नाम आप इसको कह सकते हो। इस पे सूट भी करता है। आप खुद देखो इसको, आपको देखने से पता लगेगा कि इसका नाम गजेला गजेला है ना, जस्ट फॉर कॉमेडी। पर इसका ये बहुत ही शांत जानवर है, इसलिए इसको हम गजेला बने ही या गजेला गजेला वैज्ञानिक नाम से भी जानते हैं। इसका उपनाम है, ये हिरण प्रजाति का ही जीव है चिंकारा, तो इसको हम छोटा हिरण भी कह सकते हैं। राजस्थान में चिंकारा सबसे ज्यादा जोधपुर में पाया जाता है। हमने देखा था कि रोहिड़ा नामक जो पुष्प है वो भी सबसे ज्यादा जोधपुर में पाया जाता है। खेजड़ी सबसे ज्यादा नागौर में पाई जाती है। उसके अलावा जैसलमेर है, जोधपुर, बीकानेर, उन क्षेत्रों में भी खेजड़ी देखने को मिलती है। श्री गंगानगर जो जिला है उसका शुभंकर जो है वो आपके चिंकारा है। ये सवाल है जो शुभंकर की एक पूरी की पूरी सारणी, एक इंडेक्स में आपको लास्ट में प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ऊपर जो जिला है श्री गंगानगर, उसका शुभंकर है वो चिंकारा को घोषित किया गया है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि आपके जयपुर में पड़ता है वो हमारा चिंकारा के लिए फेमस है। कौन सा? जो जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो चिंकारा से रिलेटेड इतनी बातें कि 1981 में इसको राज्य पशु घोषित किया गया था। गजेला गजेला या गजेला बनेरी इसका वैज्ञानिक नाम है। सबसे ज्यादा ये जोधपुर में पाया जाता है। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है और उसके साथ साथ में जो हमारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य का जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे चिंकारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ आता है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य आपका जयपुर के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये थी हमारे चिंकारा से रिलेटेड, यानी किससे रिलेटेड? चिंकारा से रिलेटेड हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करी और देखी। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रतीक की तरफ, तो जो है गोडावन। क्या है हमारा जो अगला चौथा प्रतीक है वो है हमारा गोडावन। गोडावन राज्य पशु है। जैसे चिंकारा राज्य पशु था वैसे गोडावन राज्य पक्षी है। सॉरी, गोडावन क्या है? गोडावन हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो गोडावन के बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हम कर लेते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना भाई? सब ये मेन बात पढ़ना नहीं होता है, मेन बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है इतना सब कुछ समझाने का।
आपको एक एक चीज पीडीएफ में मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, पर मेन बात यह भी है कि आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। एक एक चीज यहाँ लिखी है, जो चीज मेंशन नहीं है पीडीएफ में, मैंने उनको एक्स्ट्रा नोट डाउन करके भी आपको लिखवाया है। ठीक है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? समझ में आना ही चाहिए। एक एक चीज को लर्न कैसे करते हैं वो भी हम साथ साथ में देख रहे हैं कि भाई 1981 की डेट को कैसे याद रखना है, 1983 को कैसे याद रखना है। उसके साथ साथ में हमने हंसी मजाक में सारी चीजें मेमोराइज भी कर ली है, लर्न भी कर ली है। तो ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है, राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो गोडावन है। क्या है राजस्थान का राज्य पक्षी? राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। गोडावन को भी राष्ट्रीय पक्षी होने का दर्जा कब मिला? वही बात 1981। तो राजस्थान का जो है राज्य, हम बात कर रहे थे पक्षी के बारे में, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो आपके सामने गोडावन आपको देखने को मिलता है, जिसकी बात करूं कि इसको दर्जा कब मिला, तो 1981 में इसको आपको दर्जा मिला राज्य पक्षी होने का। गोडावन को 21 मई 1981, जितने भी जानवर होंगे उन सबको यहाँ आपको 98 देखने को मिलेगा ज्यादातर, और जितने भी वृक्ष और पुष्प होंगे वो हाँ आपको 1983 देखने को मिलेगा। ये हमारा गोडावन पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आर्डियोटिस नाइग्रोसिस जो है वो हमारे राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। फिर देखो कि हाड़ौती, इसका अंग्रेजी में नाम है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप सबको पता है कि हम अगर इसके उपनामों की बात करें, इसके उपनामों की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसका उपनाम है। इसके अलावा हम इसको हुकना पक्षी और सोहन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। ये जो गोडावन पक्षी है वो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना पक्षी, सोहन चिड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। हाड़ौती जो क्षेत्र है वहां गोडावन को माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का इनके उपनाम ही है। माल मोरडी हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, सोहन चिड़िया हो या हुकना पक्षी हो, तो ये इसके उपनाम है। राजस्थान में गोडावन जो है सबसे ज्यादा आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि और गोडावन है वो जैसलमेर जिले का ही शुभंकर है। आपको पता है राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर में आता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में आता है, तो वहां पर ही राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जैसलमेर जिले का शुभंकर भी आप लोगों के सामने क्या है? गोडावन पक्षी है। गोडावन को सन 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया था। यानी कि आपको पता है कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हमने इनको संरक्षित करने के लिए अब क्या करा, हमने एक इसको रेड डाटा बुक जो आती है उसको, उसमें हम संकटग्रस्त जो जनजातियां होती है संकटग्रस्त श्रेणी में इनको डाल दिया गया है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में गोडावन आपको बहुत कम संख्या में देखने को मिलेंगे। इसके कुछ और उपनाम भी है, जैसे आपने कहा इसको ये एक प्रकार की सोहन चिड़िया कहलाता है, हुकना पक्षी कहलाता है ना, माल मोरडी कहलाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहलाता है। वैसे गगन मेर जो है, गगन भेर जो है वो भी इसका क्या नाम है? एक और उपनाम है वो है गगन भेर। एक और उपनाम है इसका गगन भेर, नाम से भी इसको हम क्या करते हैं? जाना जाता है। गोडावन एक बहुत ही शांत जो है पक्षी है, आप ये मान सकते हो बहुत शांत है। और इसका जो प्रिय जो भोजन है वो है आपका तारा मीरा। क्या है इसका प्रिय भोजन? जो इसका प्रिय भोजन है वो है तारा मीरा। और ये जो रहता है वो हमेशा कहाँ रहता है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कि ये सेवण घास का जो मैदान है, गोडावन पक्षी है वो सेवण घास के जो मैदान है वहां पर निवास करते हैं। शरण स्थली जो है
इसकी जो शरण स्थली है वो सेवन घास का मैदान है, और इसका जो प्रिय भोजन है वो आपके तारा मीरा जो है वो इसका क्या है, प्रिय भोजन है। ये कुछ अलग स्पेशल बातें हैं जो कि आपको क्या डायरेक्ट मैंने बुक से उठाकर ही आप लोगों के सामने रखी है कि भाई राष्ट्र ये जो पक्षी है वो आपका इसका प्रिय भोजन जो है वो तारा मीरा है। इसके आगे अपन देखते हैं, इसके आगे अपन देखते हैं कि गोडावन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। गोडावन हमने कहा कि राजस्थान में अब गोडावन कम संख्या में देखने को मिलते हैं, हमने इसको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया। तो गोडावन भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक अधिनियम है जहां वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए कानून बनता है, वहां अनुसूची 1 में गोडावन को शामिल किया है। गोडावन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। लर्न करने वाली बात है, आपको यहाँ समझना है। गोडावन के संरक्षण के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो कि जयपुर में हुआ था 1980 में आयोजित किया गया था, कि गोडावन के संरक्षण की बात की हमने सबसे पहले गोडावन को हमको संरक्षित करना है। ये बात हमने सबसे पहले होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन हुआ था जो कि जयपुर में 1980 में हुआ था, वहां हमने बात करी। दो बातें हैं। सबसे पहली बात ये, भारतीय वन्य जीवों को लेकर संरक्षण जो करा जाता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना था 1972 में, उसकी अनुसूची 1 में गोडावन से रिलेटेड बात लिखी गई है। वहीं जो भारत में सबसे पहले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जयपुर में 1980 में, वहां भी गोडावन के संरक्षण की बात हमने कही, हमारा मुद्दा रखा। 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी किया गया था। ये सवाल बहुत, खेजड़ी पर अब तक हम डाक टिकट जारी कर चुके हैं 60 पैसे की, आपको पता है 60 पैसे की एक डाक टिकट है वो खेजड़ी पर जारी हो चुकी है। वहीं दूसरी डाक टिकट जो है वो गोडावन पक्षी पर 1 नवंबर 1980 को जारी हुई है, यानी कि 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी हुई है 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, गोडावन के लिए प्रसिद्ध जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमने देखा था अभी। राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर में है, वो है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जब आप जैसलमेर जाओगे तो आपको बहुत अच्छी खासी, अब तो नहीं है बहुत अच्छी खासी तादाद, लेकिन पहले थी, तो आपको वहां गोडावन देखने को मिल जाएंगे। गोडावन प्रजनन केंद्र माचिया सफारी जोधपुर गोडवाना के संरक्षण हेतु कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर सोरसन 12। ये 2 पॉइंट है यहाँ पर कि गोडावन प्रजनन केंद्र, जो गोडावन के लिए जब किसी भी जीव की संख्या कम हो जाती है तो हमने उनके लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किए। तो गोडावन के लिए जो प्रजनन केंद्र है स्थापित किए हैं वही जैसलमेर के भाग जोधपुर के अंदर, जो हमारा राजस्थान का मरु भाग है जोधपुर, मारवाड़ जो जोधपुर है वहां हमारा माचिया सफारी आती है, वहां हमने जो गोडावन के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की। गोडावन के संरक्षण हेतु जो हमने ब्रीडिंग सेंटर बनाया है, ब्रीड करने का सेंटर बनाया है, वो हमने सोरसन 12 में बनाया। 2 पॉइंट है, अलग अलग याद रखना है कि गोडावन प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो गोडावन के लिए प्रजनन केंद्र जो आपका है वो आपका स्थापित किया गया है माचिया सफारी जोधपुर के अंदर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर आपसे कोई पूछ ले तो ब्रीडिंग करने का सेंटर वो है सोरसन 12 में। अब है गोडावन हैचिंग सेंटर कहाँ है, तो वो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर स्थापित है। राजस्थान में 5 जून को, यानी जब हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो उस दिन गोडावन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने ये प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया, जिसकी थीम थी मेरी उड़ान ना रोके। ये एक सवाल जो है वो गोडावन से रिलेटेड करंट के सवाल है, ये आपके डायरेक्ट करंट से जुड़ने वाले सवाल है कि भाई देखो गोडावन नामक पक्षी था जिसकी मात्रा कम हो गई, उसने हमने रेड डाटा बुक में हमने उसको शामिल कर दिया, तो हमने उसके लिए कुछ प्रजनन केंद्र बनाए, कुछ ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए, है ना। हमने उसके लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रोग्राम हम लेकर आए। क्यों लाए हम?
कब लाए, उनकी डेट एग्जाम में पूछी जाती है, ये सेंटर्स कहाँ स्थापित है, वो सेंटर्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने कहा गोडावन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मैंने अनुसूची 1 में रखा। फिर मैंने कहा गोडावन के संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन था वो हमारे जयपुर में 1980 में हुआ। फिर मैंने समझाया 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी हुई। इससे पहले हमारे खेजड़ी पर भी डाक टिकट जारी हो चुकी थी। गोडावन के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना करी वो हमारे जोधपुर में, क्योंकि ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो मारवाड़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ही प्रजनन केंद्र की स्थापना करी, जिसमें जोधपुर भी सम्मिलित है। जोधपुर के माचिया सफारी में गोडावन का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। उसके बाद हमने देखा एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया गोडावन के लिए, वो हमने सोरसन 12 में स्थापित किया। फिर हमने देखा गोडावन के लिए एक हैचिंग सेंटर की स्थापना करी गई, जो भी जैसलमेर के अंतर्गत रामदेवरा नामक क्षेत्र में है। 5 जून को हम जब पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो राजस्थान में 5 जून 2013 को गोडावनों के संरक्षण के लिए हमने एक प्रोग्राम लाया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम, जिसकी थीम थी मेरी उड़ान ना रोको। क्योंकि ये पक्षी है तो पक्षी से रिलेटेड ही कुछ शब्द हमने देखे कि मेरी उड़ान ना रोको, यानी मैं उड़ना चाहती हूं, हमको इसको संरक्षित करना है। तो संरक्षण के आधार पर एक थीम का नाम था मेरी उड़ान ना रोको। हमको इस प्रोग्राम के तहत गोडावन को संरक्षित करना था, बचाना था। तो प्रोजेक्ट का नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहां तक की चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और वर्ष 2020 में गुजरात में आयोजित प्रवासी पक्षी सम्मेलन, जो कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु जिसे COP 13 के नाम से जाना जाता है, COP 13 का शुभंकर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी गोडावन अफ्रीका का प्रवासी पक्षी है। ये एक अलग बात है। सबसे पहले बात है COP 13 क्या चीज है भाई, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा वहां एग्जाम में कि COP 13 गोडावन से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि एक डिफरेंट चीज है। तो COP 13 ये है कि प्रवासी जितने भी पक्षी, ये गोडावन है, वह साइबेरियन सारस जो है वो कि एक प्रजाति पक्षी है। तो प्रजाति पक्षियों के संरक्षण के लिए, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमने एक सम्मेलन किया गुजरात में। तो गुजरात में आयोजित होने वाला प्रवासी पक्षी सम्मेलन जो था, जिसे हम COP 13 के नाम से जाना जाता है, वो गुजरात में आयोजित हुआ था। COP 13 का जो शुभंकर था वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। गोडावन जो है अफ्रीका का प्रवासी पक्षी है। जैसे अफ्रीका में कंगारू आपको लगता है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो अफ्रीका का प्रवासी जो पक्षी, अफ्रीका के अंतर्गत हमारे भारत का पक्षी गोडावन जाता है, तो अफ्रीका के लिए प्रवासी पक्षी गोडावन हो गया। उसके लिए हमने एक प्रवासी सम्मेलन किया था गुजरात में, जिसका नाम था COP 13। ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे पालतू श्रेणी के पशु की, जो कि है ऊंट, है ना। यहाँ हेडिंग है आप लोगों के सामने, कैमल, ऊंट, हेडिंग है यहाँ ऊंट। ऊंट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। ये वाली चर्चा नहीं करेंगे कि ऊंट जो होता है वो लगभग 13 से 14 दिन अपनी चर्बी, अपने इसके अंतर्गत पानी की मात्रा को इकट्ठा कर लेता है, पानी को सेव कर लेता है, ये रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऐसी चर्चाएं न करके हम वो सारी चर्चाएं करेंगे जो कि एग्जाम में वन लाइनर सवालों के रूप में आपसे पूछी गई है ना। तो राजस्थान का जो हमने देखा पशु था, चिंकारा था, लेकिन चिंकारा जंगली पशु था, नॉन डोमेस्टिक था। लेकिन जब बात करेंगे ऊंट की, तो ये पालतू पशु श्रेणी के अंतर्गत आता है, डोमेस्टिक कहलाता है। राजस्थान का राज्य पशुधन जो है वो ऊंट कहलाता है। फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये ऊंट जो तो पहले चिंकारा ही चलता था, इसको 2014 में, यानी 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु घोषित किया गया। अधिसूचना तो 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। अब आप सोचोगे कि अधिसूचना जारी हुई बाद में और घोषित कर दिया इसको पहले ही, तो देखो पहले ऐसे तो होता है, हम पहले कोई चीज की घोषणा ही कर देते हैं कि आज से ये कक्षा यहाँ स्थापित की जाएगी, यहाँ ट्रांसफर की जाएगी, तो मैंने घोषणा कर दी, उसके बाद में मैंने कल इसको इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, घोषणा हुई थी कि घोषणा ये हो गई 30 जून 2014 को राज्य पशु हमने इसको घोषित कर दिया। और
अधिसूचना जो जारी हुई थी वो 3-4 महीने बाद 19 सितंबर 2014 को जारी हुई थी। इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? भाई इसको हम कैमल नहीं कहेंगे, आज से तेरा नाम क्या है कैमल? आज से तेरा नाम है ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है कैमल का? आज से इस कैमल का नाम है ड्रोमेडेरियस। क्या है? ड्रोमेडेरियस। ठीक है, तो इसे हमने रेगिस्तान का जहाज भी कहा। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट जो पाए जाते हैं आपके जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितना भी हमने प्रतीक देखे हैं वो सारे के सारे प्रतीक हमारे राजस्थान के मरुस्थल से रिलेटेड है ना। चाहे हमने कोई प्रजनन केंद्र स्थापित किया, आप याद रखना, अगर आपको कभी एग्जाम में तुक्का भी मारना पड़े तो आप राजस्थान के मरुस्थलीय भागों से तुक्का मारना। ऐसे नहीं कि आप दक्षिणतम जो एरिया उदयपुर, आपने आपने कहा कि सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं तो आपने लिख दिया उदयपुर में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तुक्का भी सोच समझ के मारना है आपको कि राजस्थान का जो जहाज है, रेगिस्तान का जहाज, हमने ऊंट को कहा। ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में ऊंट की कौन कौन सी नस्लें हैं? नाचना, देखो नाचना जो एक हमने देखा था जब मैंने आपको कल की कक्षा पढ़ाई थी, नाचना जो होता है, नाचना एक जगह का नाम है जैसलमेर में जहां धोरे जो है लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रेत का प्रवाह लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मरुस्थलीकरण जहां से सबसे ज्यादा होता है उस क्षेत्र को नाचना कहते हैं जैसलमेर में। लेकिन नाचना ऊंट की एक नस्ल का नाम भी है। तो राजस्थान में ऊंट की नस्ल है नाचना, गोमठ, बीकानेरी, जैसलमेरी और केरूपाल। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केरूपाल क्या है, तो आपको वहां नहीं पता होगा तो आपको याद रखना है नाचना हो गई, केरूपाल हो गया, जैसलमेरी, बीकानेरी और गोमठ, ये हमारे राजस्थान में ऊंट की नस्लों के नाम हैं। क्या है कि नाचना, बीकानेरी, जैसलमेरी और केरूपाल, ये हमारे राजस्थान के किसकी नस्लें हैं? ये हमारे राजस्थान में ऊंट की नस्लों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे ऊंट की नस्लें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऊंट। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपसे ऊंट के बारे में जरूर कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो ऊंट पाए जाते हैं ना वो हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यही कुछ अलग बातें भी याद कर लेते हैं, जो जो बातें मुझे याद आएगी सबसे ज्यादा मैं आपको विश्व में सबसे ज्यादा जो ऊंट पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सबसे ज्यादा ऊंट आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंट अगर जैसलमेर में है, आपने कहा सर्वाधिक, तो सबसे कम जो ऊंट है ना वो हमारे प्रतापगढ़ में है। सबसे ज्यादा ऊंट है, लेकिन उल्टा सवाल भी तो पूछा जा सकता है, तो सबसे कम जो ऊंट है ना वो हमारे प्रतापगढ़ जिले में आपको देखने को मिलते हैं। फिर हमने ये देख लिया कि ऊंट के संरक्षण के लिए हमने ऊंट संरक्षण केंद्र भी बनाया, वो हमने जयपुर में बनाया। ये बात अपन करेंगे सबसे आगे। देखो ऊंट सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है, सबसे ज्यादा राजस्थान में जैसलमेर में पाया जाता है, सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है। और विश्व की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो राजस्थान में ऊंटों के संरक्षण के, राजस्थान में ऊंटों के संरक्षण के लिए संरक्षण हेतु वर्ष 2015 में राजस्थान ऊंट अधिनियम बनाया गया। यह आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि राजस्थान में ऊंटों के संरक्षण के लिए वर्ष 2014 में जैसे ही हमने इसको राज्य ऊंट राज्य पशु घोषित किया, वैसे ही अगले ही साल हमने इसको, हर चीज को आप लोगों को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए याद रखना है कि हमने इसे 2014 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया। अगले ही साल 2015 में हमने क्या किया कि भाई ऊंटों को भी तो बचाना पड़ेगा, उनको भी तो संरक्षण की आवश्यकता है। तो राजस्थान में राजस्थान ऊंट अधिनियम, एक अधिनियम हमने बना दिया 2015 में।
जिसका नाम है राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 में ऊंटों के संरक्षण के लिए। आगे चलते हैं, राजस्थान ऊंट वध निषेध या अस्थायी प्रवास निर्यात विनिमय अधिनियम 2015 जो मार्च 2016 में लागू किया गया। मतलब राजस्थान के ऊंटों के लिए जो अधिनियम बना था संरक्षण के लिए, वो भी 2015 में बना, और ऊंटों पर अब वध नहीं किया जा सकता, ऊंटों का निर्यात नहीं किया जा सकता, अस्थायी प्रवास नहीं किया जा सकता, उन सब पर निषेध है। इसके लिए जो कानून बना वो भी आपके 2015 में ही बना, यानी अगले साल ही, राज्य पशु घोषित होने के अगले साल में ही, जो कि मार्च 2016 में लागू हुआ। आपको पता होगा कि ऊंट का वध करना बहुत आसान है। जैसे ही हम ऊंट की गर्दन पर एक हल्का सा लगता है तो ऊंट की मृत्यु बहुत जल्दी होती है। तो पहले ऊंटों का वध होता था, बलि दी जाती थी, तो उन बलि के लिए एक अधिनियम बना दिया, तो वो बनाया आपके 2015 में, जो कि मार्च 2016 से इम्प्लीमेंट हुआ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में ऊंट विकास योजना भी प्रारंभ की गई है ना। बजट आया 2022 और 23 में, तो उसमें ऊंटों के पालन संरक्षण समग्र विकास हेतु ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा भी की गई। भारत की पहली केमल मिल्क डेयरी की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नई चीज है कि सबसे पहली केमल मिल्क डेयरी की स्थापना कजाकिस्तान देश की मरकर कंपनी के सहयोग से जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थापित की गई। आपको पता है केमल का जो दूध होता है, ऊंटनी का जो दूध होता है, वो बहुत ज्यादा कैल्शियम से युक्त होता है। उस दूध का कभी दही नहीं जम सकता क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कैल्शियम के दूध को हमने प्रयोगशालाओं में इकट्ठित भी किया है, इससे हमने बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी दवाइयों का निर्माण किया है। तो भारत की पहली केमल मिल्क डेयरी जो है वो कजाकिस्तान में है, वो बरकर कंपनी के सहयोग से बनी थी, और जोहड़बीड़ जो हमारा बीकानेर में है वहां ये स्थापित हो चुकी है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। जोहड़बीड़ बीकानेर में एक तो मिल्क डेयरी है, एक जोहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ऊंटों का प्रमुख मेला है वो कार्तिक महीने में लगता है पुष्कर और अजमेर में, जहां ऊंटों को बहुत सुंदर सजाया जाता है ना, उन पर बहुत सारी कारीगरी की जाती है, और उसके बाद में पुष्कर में जो मेला भरता है वो कार्तिक महीने में भरता है। तो ऊंटों का प्रमुख मेला पुष्कर अजमेर में भरता है। ऊंट पालक जाति है वो रेबारी और देवासी, दोनों एक ही बात है, रेबारी कह दो चाहे देवासी कह दो। तो रेबारी और देवासी जाति है वो ऊंट पालक जाति कहलाती है। ऊंटों के देवता आपको पता है पाबू जी हैं, और ऊंट महोत्सव जो लगता है वो बीकानेर में लगता है। ऊंट का स्पेशल संबंध है बीकानेर से, क्योंकि बीकानेर में हमने केमल डेयरी की स्थापना करी, और हमने ऊंटों के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी जोहड़बीड़ बीकानेर में करी। का ऊंटों के लिए जो मेला लगता है जहां ऊंटों को सुंदर सुंदर सजाया जाता है वो हमने पुष्कर अजमेर में करा। ऊंटों के देवता आपको पता है पाबू जी जो है वो ऊंट पालक, ऊंटों के लिए देवता। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेबारी और देवासी नामक जाति ऊंट पालक जाति कहलाती है। ऊंट महोत्सव जो है वो आपके बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंट का प्रमुख मेला कार्तिक पशु मेला अजमेर में लगता है, लेकिन महोत्सव जो है वो बीकानेर और जनवरी के अंतर्गत बीकानेर में लगता है। अब हम आगे बात करते हैं बास्केटबॉल की। क्या ऊंट से रिलेटेड कुछ और ऐसे सवाल हैं जो हमने इस कक्षा में डिस्कस नहीं किए हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं? तो सबसे पहले उन बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई हो सकता है कोई ऐसे सवाल है जो हमसे छूट जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमसे कोई सवाल छूट जाए। मैं एक बार देख लेती हूं कि हाँ, आपने ये देखा है कि गोरबंद जो है वो क्या है। तो आपको ये पता है कि गोरबंद जो है ये एक टर्म आती है गोरबंद। क्या है गोरबंद? तो गोरबंद जो है वो ऊंट का आभूषण है। ये गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण जो है वो है हमारा गोरबंद। उसके साथ साथ में एक लोक गीत भी है। और ऊंट के आभूषण जो कहलाते हैं वो हमारा कहलाता है गोरबंद। उसके अलावा हमने देखा उस्ता कला, नाम से ही आपको पता है
कि ऊंट पर कोई ना कोई कारीगरी की गई है, जिसको हमने क्या कहा, उस्ता कला कहा। क्या कहा, उस्ता कला का। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि टोल्डी किसे कहा जाता है। ऊंट का जो बच्चा होता है ना, ऊंट का बच्चा, वो भी फीमेल बच्चा, मादा बच्चा, उसे हम कहते हैं टोल्डी। क्या कहते हैं, टोल्डी। और टोल्डिया हम किसे कहते हैं, टोल्डिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है बच्चा ही है लेकिन नर बच्चा। ये कुछ और बातें हैं। गोरबंद है वो ऊंट के आभूषण कहलाते हैं। उस्ता कला है जो ऊंट की खाल पे जो कारीगरी की जाती है, खाल पर कारीगरी की जाती है, उसे हम उस्ता कला कहते हैं। तो क्यों नहीं आप तो टोगड़ियो है, टोगड़ियो किया करे गाय वाला बच्चा ने, और टोल्डो किया करे ऊंट वाला बच्चा ने ना। टोल्डी तो मतलब मादा बच्चा, और टोल्डिया मतलब ऊंट का नर बच्चा। इसके अलावा भी अगर कोई बात है वो भी हम देख लेते हैं। इन खालिस्तानों का यूज करते हैं, है ना। ये ऊंट आपको, इस ऊंट का नाम पाकट है। क्यों है पाकट, ये ऊंट ना बुढ़ा है। ये तो बूढ़ा जो ऊंट होता है ना, बूढ़ा ऊंट, उसको हम पाकट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, जो बूढ़ा ऊंट होता है ना, उसका नाम होता है वो हमारा पाकट होता है। कोई किसी भी एग्जामिनर के पास जब सवाल खत्म हो जाएंगे ना, वो आपको फिर ऐसे सवाल पूछेगा जो मैं आपको आज की कक्षा में करवा रही हूं ना। ये सवाल आपको एग्जामिनर 100% पूछेगा कि भाई बताओ रे बूढ़ा ऊंट किन कहवे, जन थे क्या बोला, पाकट ने कहवे, क्योंकि थाना क्लास याद है। और एक और बात है, तिवरसा और सरा, मतलब तिवरसा और सरा, ये ऊंट का लागण वाली बीमारियां हैं, है ना। ऊंट संबंधित बीमारियां को नाम अगर थाने पूछ लेवे तो वह है थाका तिवरसा और सरा। ये दो बीमारियां हैं जो कि भी ऊंट का लागे। पाकट ऊंट का बीमारियां थोड़ी ज्यादा लागी, क्योंकि पाकट का ही है, बूढ़ो ऊंट है। एक और बात मैं थाने समझाऊं कि ऊंट का साथ झका चाले ना, बाने केवे कातरिया। काई केवे, ऊंट के साथ में चलने वाले, ऊंट के साथ साथ में चलने वाले जो होते हैं उनको हम कातरिया कहते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई थी, जिसको हमने और डिस्कस किया। बूढ़ा ऊंट ने काई कहवा भाई, पाकट कहवा, और ऊंट का साथ चाले ना बाने कहवा कातरिया। सब कम ऊंट मिले था का प्रतापगढ़ में। और तिवरसा और सरा एक दो यांगली बीमारियां है जी की आपने ऊंट का लागे। पच आपा कियो भाई गोरबंद सबने ठाए, उस्ता गला सबने ठाए। टोल्डी और टोल्डिया जो है वो ऊंट का नर और मादा बच्चा का नाम है। ए ऊंट संबंधित सारी बातें ही कि बीकानेर में थे समझा कि जोहड़ बीड़ है बा बीकानेर में आवे। और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी आपा जोहड़ बीड़ बीकानेर में बनायो। पच आपा बात करी कि पाबूजी ऊंट थारा देवता है। ऊंट महोत्सव थारा बीकानेर में मनी जाए। ऊंटों का प्रमुख मेला जो है था का कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में लागे। ए ऊंट रिलेटेड सगली इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें ही आगे चला। बास्केटबॉल है जो हमारा राजस्थान का राज्य खेल है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को बास्केटबॉल राज्य खेल होने का दर्जा 1948 में मिल गया था। 1948 में कहा था कि हम राजस्थान में बास्केटबॉल को जो है राजस्थान का राज्य खेल मानेंगे। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं, 5 इस साइड 5 इस साइड। बास्केटबॉल अकादमी जो है हमारे जैसलमेर में बनाई गई है। महिला बास्केटबॉल अकादमी है वो जयपुर में बनाई गई है। और अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ का नाम है फीबा, FIBA। राष्ट्रीय महिला बास्केट अकादमी जो है, महिलाओं से रिलेटेड जो बास्केटबॉल अकादमी है वो आपके जयपुर में है। और सबसे पहली जो बास्केटबॉल अकादमी बनी थी वो जैसलमेर में है। बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और राज्य खेल इसको 1948 में इसको दर्जा मिला। अल्लाह जिल्लाई बाई जो है वो हमारा जो लोक गीत है जिसका नाम है केसरिया बालम आओ नी
पधारो म्हारे देश, देशनी पधारो म्हारे देश। तो जो ये लोकगीत है बहुत ही प्यारा जो आपका है, वो केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश जो है, ये हमारा राजस्थान का राज्य लोक गीत है। इस लोक गीत से ही फेमस हुई हमारी बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई। क्या है ये? एक विरह गीत है। ये एक प्रेम और प्रेमिका का जो विरह गीत होता है, वो एक प्रेम गीत है जो मांड गायन शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली में? मांड गायन। आपको मैंने कल भी समझाया था, मांड जो है वो जैसलमेर के अंतर्गत आता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो मांड कहलाता था। तो मांड गायन शैली में गाया जाने वाला हमारा विरह गीत, प्रेम का गीत है, वो केसरिया बालम आओनी पधारो मारा देश है ना। राजस्थान के राज्य लोकगीत का सबसे पहले गायन तो हमारी उदयपुर की मांड गायिका मांगी बाई ने किया था। जब हम राजस्थान के व्यक्तित्व पढ़ेंगे कि कौन है मांड गायिका, अल्लाह जिलाई बाई कौन है, मांगी बाई कौन है, तब हम इनको विस्तार से समझेंगे। अभी आपके लिए इतना कि सबसे पहले इस केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ख्याति दिलाई थी, वो थी हमारी बीकानेर की अल्लाह जिलाली बाई। अल्लाह जिला बाई ने बीकानेर की थी, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस गीत को गाया और इसको ख्याति दिलाई। अल्लाह जिलाई बाई को मरु कोकिला भी कहा जाता है। मरु मतलब रेगिस्तान की, मरु प्रदेश की, कोकिला मतलब बहुत अच्छा गाने वाली। तो मरु कोकिला है ये हमारी, ये आपकी जो फोटो है वो अल्लाह जिला बाई की है, जिस जो बीकानेर की है, मरु कोकिला के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने विरह गीत जो है, जो मांड गायन शैली में गाया जाता है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, इसको इन्होंने गाया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कवि हमारे सूर्यमल जी मिश्रण की, जो हमारे राजस्थान का राज्य कवि है। ये सूर्यमल जो मिश्रण है, ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। आपको पता होगा कि इन्होंने एक वंश भास्कर नामक ग्रंथ की रचना करी, जिसमें इन्होंने महाराजा बूंदी के जो महाराव राम सिंह थे, उनके वंशज सभी के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने चर्चा करी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन ख्यातियों के साथ साथ में महाराव राम सिंह की जो कुटिलायां हैं, जो कि बहुत गलत रणनीतियां थी, उनकी भी इन्होंने चर्चा कर दी। इसलिए उस ग्रंथ को, वंश भास्कर नामक ग्रंथ को बीच में रोकना पड़ा और उसके बाद में उस ग्रंथ को कंप्लीट इनके बेटे ने किया था। तो याद रखने का तरीका है कि सूर्यमल मिश्रण एक महान कवि हुए हैं, राज्य कवि हुए हैं। वो बूंदी के रहने वाले थे। बूंदी में ही इनका जन्म भी हुआ था। तो बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान के कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। सवाल पूछा जा चुका है कि नव जागरण का पहला कवि सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास और छंद मख, बुद्ध सिंह चरित, सती रासो और धातु रूपाली। ठीक है, ये थे कुछ बातें जो सूर्यमल मिश्रण के बारे में थी कि इनकी ग्रंथ है वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंद मख, बुद्ध सिंह चरित्र, सती राशो और धातु रूपावली। ये ग्रंथ आपको याद करने हैं। अगर कोई सूर्यमल मिश्रण से रिलेटेड अगर कोई सवाल आएगा तो आपको इन ग्रंथों के बारे में पूछ सकता है। अब है राज्य शास्त्रीय कथक, राज्य शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कथक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये जो वेशभूषा पहने जो आपको ये स्त्री दिख रही है, जिस मुद्रा में दिख रही है, वो मुद्रा है आपके कथक की। शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति हमारे जयपुर जिले से होती है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसके दो घराने प्रसिद्ध हैं, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। जयपुर जो है वो आपके उत्तर, कुछ घराने होते हैं वो हम आगे हिस्ट्री में समझेंगे कि कथक जो है वो उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक के दो घराने हैं, एक तो जयपुर घराना और एक है हमारा लखनऊ घराना।
राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय घराना जो राजस्थान में है वो है हमारा लखनऊ घराना। ठीक है, राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो लखनऊ घराना के अंतर्गत आता है। इसके प्रमुख कलाकार है वो बिरजू जी महाराज है, मालविका चित्रा है, गोपी कृष्ण है, रोहिणी भाटे और रोशन कुमारी और पंडित दुर्गालाल। ये जितने के कलाकार हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कथक नृत्य के क्या है, ये कलाकार हैं। जैसे कि बिरजू जी महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं, बिरजू जी महाराज के अलावा मालविका चित्रा, गोपी कृष्ण, रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी और पंडित दुर्गालाल। राजस्थान का राज्य नृत्य इसे कहते हैं। और राजस्थान का राज्य लोक नृत्य जो है, भाई राजस्थान का राज्य नृत्य तो है कथक, डिफरेंस समझना है। और राजस्थान का लोक नृत्य जो है वो है घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य वो घूमर है और राजस्थान का राज्य नृत्य है वो कथक है। यहां डिफरेंस है, इतना ही था। ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य के बारे में इतनी बातें थी कि कथक है जयपुर में प्रमुख रूप से ये है। कथक जो है वो उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ घराना इसके अंतर्गत आते हैं और ये इसके प्रमुख कलाकार है। फिर आगे यहाँ जो न्यू हेडिंग है वो टॉपिक का नाम है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य और लोक नृत्य जो है वो घूमर है। शास्त्रीय नृत्य है कथक और लोक नृत्य है या राज्य नृत्य है घूमर। घूमर शब्द का शाब्दिक अर्थ है घूमकर नाचना। घूमर नृत्य को राजस्थान का सिरमौर कहते हैं, राजस्थानी नृत्यों का सिरमौर कहते हैं और राजस्थानी नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्त्रियां होती है उनके हाथ के जो मूवमेंट होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब एक साथ घूमर में स्त्रियां डांस करती है तो इसे राजस्थान का सिरमौर कहा गया। देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, इसे नृत्यों की आत्मा कही। घूमर मुख्यतः राजपूत महिलाओं का पारंपरिक नृत्य है जो विशेष मांगलिक अवसर, विवाह और त्योहारों पर किया जाता है। यह था आपका घूमर और कथक। आगे पढ़ते हैं हम अलगोजा। ये आपको अलगोजा दिखाई दे रहा होगा। ये जब हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें जब हम वाद्य यंत्रों की बात करेंगे, कौन से सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, है ना, तो वहां हम बात करेंगे अलगोजा की। यहां आपके लिए इतना कि राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आता है ना। अलगोजा में 4 छेद वाली 2 बांसुरियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपको 4 छेद दिखाई दे रहे होंगे और 2 बांसुरियां दिखाई दे रही होगी। तो अलगोजा में 4 छेद वाली 2 बांसुरियों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में मेव जो कि है अलवर भरतपुर का एरिया, मेव और धाकड़ गुर्जर जाति के लोग सबसे ज्यादा लोक वाद्य यंत्र के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मेव जनजाति के जो गुर्जर हैं वो भी धाकड़ जनजाति के गुर्जर, वो सबसे ज्यादा लोक वाद्य यंत्र अलगोजा का प्रयोग करते हैं। अलगोजा जो है कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर जिलों में सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे ज्यादा हाड़ौती प्रदेश के कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर। अलवर में मेव जाति रहती है। यहाँ के धाकड़ लोग हैं इस वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोटा, बूंदी और अजमेर में भी ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। राम नारायण नाक से अलगोजा बजाने के लिए जाने जाते हैं। राम नारायण जी जो है वो अपने नाक से भी अलगोजा वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ये थी हमारे टोटल, ये हमने अब तक सारे के सारे जितने हमारे प्रतीक चिन्ह हैं उनकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। ये हमारे राजस्थान के प्रतीक थे। चलिए, आज की कक्षा हो सकता है थोड़ी लंबी रही होगी आप लोगों के लिए, 1 घंटे से ऊपर की हो गई होगी, लेकिन जब आप राजस्थान के प्रतीक पढ़ोगे तो आपको एक ही कक्षा में सारा मैटर मिल जाएगा। ये मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैंने आज की कक्षा थोड़ी लंबी ली, पर कोई बात नहीं। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिले और संभागीय व्यवस्था, कैसे हमने जिले बांटे, कितने संभागों में हमने कितने जिले डिवाइड करे हैं, किसकी आकृति कैसी है, ताकि जब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगे तब आपको प्रत्येक चीजें आपके इमेज से आपको याद होगी कि ये जिला यहाँ है, इसकी आकृति ऐसी है, ये संभाग में आता है ना। राजस्थान का प्रत्येक टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, इसलिए हमने 1-1.25 घंटे में सारे के सारे राजस्थान के प्रतीक को कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इससे रिलेटेड अगर आपकी और कोई राय होती है तो आप हमको दे सकते हैं। सारे वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं सबकी हमने चर्चा की है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई आपको क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए आज की कक्षा में इतना ही, कल पढ़ेंगे फिर एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत मित्रों।